फिल्म की शुरुआत होती है और एक लड़की रिया को स्पेस में दिखाया जाता है। वह डर के मारे जाग जाती है और देखती है कि स्पेस स्टेशन की हालत बहुत खराब है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। उसे याद नहीं होता कि वह कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। स्पेस स्टेशन में चेतावनी की घंटियां बज रही होती हैं। सिस्टम को रीसेट करने का आदेश आ रहा होता है। रिया टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है और एक केबिन में अपने सारे क्रू मेंबर्स की लाशें पाती है। ये देखकर वह सोचने लगती है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। फिर वह आगे बढ़ती है और स्पेस स्टेशन के गेट तक पहुंचती है। वहां उसका स्पेसशिप किसी और ग्रह पर खड़ा होता है, जहां वह बिना मास्क पहने बाहर निकल जाती है। वहां बर्फबारी हो रही होती है, चारों ओर पहाड़ होते हैं। रिया को वहां कुछ इंसानों की लाशें भी दिखती हैं। थोड़ी दूर जाने पर वह अपनी ही परछाई को देखती है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाती है, क्योंकि वहां एक अजीब गुलाबी और नीली रोशनी फैलने लगती है, जिससे रिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से भागकर वापस अपने स्पेसशिप में आती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसे अपने अतीत की एक झलक दिखाई देती है। हमें उनके आपसी बातों से पता चलता है कि जिस ग्रह पर वे लोग हैं, उसका नाम KOI है और उन्होंने उसे ऐश नाम दिया था। खैर, रिया का वह दृश्य खत्म होता है और वर्तमान में हम देखते हैं कि वह अपनी गर्दन में एक चिप लगा रही होती है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। इसके बाद वह नहाने चली जाती है। नहाते समय उसके पूरे शरीर पर खून होता है। वह फिर से स्पेस स्टेशन की जांच शुरू करती है। उसे एक किताब मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में लिखा होता है और एक वीडियो भी दिखता है जिसमें वह खुद होती है। इससे उसे अपने बारे में कई बातें पता चलती हैं। तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और एयर लॉक के पास छिप जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़कर देखती है कि एक आदमी स्पेस सूट पहनकर वहां खड़ा है, जो उसे खतरा लग रहा होता है। वह उसे मारने की सोचती है, लेकिन जब वह आदमी अपना हेलमेट उतारता है तो बताता है कि वह उसका साथी है। उसका नाम ब्रायन होता है और वह इस मिशन का इंचार्ज था। वह रिया को बताता है कि क्योंकि तुमने मदद के लिए कॉल किया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन रिया को कुछ याद नहीं होता कि उसने कब और क्यों मदद मांगी थी। जब ब्रायन चारों ओर फैली लाशों को देखता है तो वह पूछता है कि क्या ये सब क्लार्क ने किया है, जो उनकी टीम का तीसरा सदस्य था। रिया इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। तब ब्रायन बताता है कि तुम्हारी मदद के लिए उसी क्लार्क की वजह से उसने कॉल रिसीव की थी, लेकिन रिया को कुछ याद नहीं होता। थोड़ी देर बाद ब्रायन रिया को एक बेड पर लिटाकर एक रोबोटिक मेडिकल मशीन से उसका पूरा शरीर चेक करता है। उसी समय वह रिया को उसके मिशन के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग इंसानों के रहने के लिए नया ग्रह खोजने निकले थे। यह उनका पहला मिशन नहीं था। इससे पहले 6 मिशन फेल हो चुके थे। यह 7वां और आखिरी मिशन था और इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी। वह कहता है कि जिस ग्रह पर वे अभी हैं, उसका नाम KOI है। रिया यहाँ उठकर बैठ जाती है और ब्रायन से पूछती है, पहले मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूँ। लेकिन ब्रायन उसे नहीं बताता और कहता है, तुम्हें खुद ही सब याद आ जाएगा। रिया सोने जाती है और आधी रात को डर के मारे उठ जाती है। वह अपने सामने एक अधमरे इंसान को देखती है जो घायल होता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है और रिया समझ जाती है कि वह हल्लुसिनेट कर रही है। अगली सुबह रिया और ब्रायन उठते हैं और वे इस स्पेसशिप में मौजूद अपने सभी क्रू मेंबर्स की लाशों को बाहर निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां से सड़ने की बदबू आने लगी थी। क्लार्क, जो उनकी टीम की एक सदस्य थी, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। वे लोग उसके बारे में बात करते हैं। वे सोचते हैं कि वह स्पेस स्टेशन से बाहर भी जा सकती है और हो सकता है जो कुछ भी हुआ है वह सब उसी ने किया। ब्रायन कहता है कि हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह बाहर है तो जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म होगा, उसे अंदर आना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात सुनकर ब्रायन को याद आता है कि उन्हें भी स्पेस स्टेशन में बहुत कम ऑक्सीजन बची थी और अगर उन्होंने जल्द ही वापस जाने का फैसला नहीं किया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। खैर, जब रिया फिर से स्पेस स्टेशन के अंदर घूम रही होती है, तभी उसे एक खून से सनी कैंची दिखती है। इसे देखकर उसे फिर से अपने पुराने विजन आने लगते हैं, जिनमें वह देखती है कि कैसे उनके एक क्रू मेंबर ने इसी कैंची से बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाया था। जब वह इन सब बातों में उलझी होती है, तभी ब्रायन वहां आता है और बताता है कि बाहर एक खतरनाक तूफान आ रहा है। वहीं रिया उसे ये खुशखबरी देती है कि उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगी हैं। उनकी बातचीत के दौरान फिर से अलार्म बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है, क्योंकि तूफान की वजह से कहीं ना कहीं स्टेशन को नुकसान हुआ था, जिसे रिया जल्दी से खोज लेती है और ठीक भी कर देती है। लेकिन टेंशन की बात यह थी कि उनका 30% यानी लगभग 10 दिन के ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अब उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन रिया मना कर देती है और कहती है कि हो सकता है क्लार्क अभी जिंदा हो और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। यह सुनकर ब्रायन गुस्से में आ जाता है और वह रिया पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं यहाँ का कप्तान हूँ। रिया थोड़ी डर जाती है। उसकी मानसिक हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। उसकी हालत को ठीक करने के लिए ब्रायन
उसे गले में लगाने के लिए फिर से छोटे चिप्स देता है, जिससे उसकी हालत में सुधार होता है। अब रिया सोने जाती है और इस बार वह अपने दूसरे क्रू मेंबर को सपने में देखती है, जो असल में उसका पति था। दोनों उस समय किसी और ग्रह पर थे और वहां रिया को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिससे लगातार एनर्जी निकल रही थी। उसका पति उसे कहता है उसके पास मत जाना, वह खतरनाक है, और इसी के साथ उसका सपना खत्म हो जाता है। रिया की आंखें खुल जाती हैं। अब वह इस जगह की फुटेज देखने लगती है ताकि सब कुछ जान सके। वह पहले दिन की फुटेज निकालती है जहां ब्रायन ने कई क्रू मेंबर्स को बाहर जांच के लिए भेजा था, और इस ग्रह पर भी उन्होंने वही बड़ा गड्ढा देखा था। वे उसे देखकर चौंक गए थे क्योंकि उसके अंदर एक अजीब तरह का लिक्विड था। उसे देखकर वे समझ गए थे कि यह नेचुरल नहीं हो सकता, इसे किसी ने बनाया है, और अगर किसी ने इसे यहाँ बनाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई एलियन जीव मौजूद है। यहाँ जब उनका एक साथी उस गड्ढे के अंदर झांकने की कोशिश करता है, तभी उस गड्ढे से एक एनर्जी निकलती है और उसके सिर को तोड़ देती है, और प्रेजेंट में रिया यह देखकर डर जाती है। ये वीडियो देखते समय ब्रायन वहां आता है और रिया को यह भी समझ में आ जाता है कि ब्रायन पहले से जानता था कि यह ग्रह बहुत खतरनाक है, लेकिन वह रिया को यह सब नहीं बता रहा था क्योंकि वह अपना आखिरी मिशन फेल होते नहीं देख सकता था। यहाँ रिया को यह भी समझ आता है कि जो छोटे चिप ब्रायन उसे देता है वे उसकी यादें मिटाने के लिए होते हैं, ताकि उसे कुछ याद ना आए और वह सिर्फ मिशन पर फोकस करे। लेकिन अब जब रिया को बहुत सारी बातें और फ्लैशबैक याद आ गए थे, उसने फैसला किया कि वह बिना क्लार्क को ढूंढे कहीं नहीं जाएगी और यह भी पता लगाएगी कि बाकी साथियों के साथ क्या हुआ। यह सुनकर ब्रायन उसके गले में 2 और छोटे चिप्स लगा देता है और उसे उसके कमरे में सुला देता है। जैसे ही वह चला जाता है, रिया उन चिप्स को अपने गले से हटा देती है, और उन्हें हटाते ही रिया को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वह खुद अपने पति को कैंची से मार रही होती है। दिखाया जाता है कि वह बहुत बुरी हालत में था, ऐसा लग रहा था जैसे वह ज़ॉम्बी बन गया हो। वह शायद उस एनर्जी के बस में आ गया था जो उस गड्ढे से आ रही थी। अब रिया को याद आता है कि उसने खुद अपने पति को मारा था, लेकिन उसे यह याद नहीं कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। रिया को लगता है कि उसकी दूसरी क्रू मेंबर क्लार्क भी शायद उसी एनर्जी के प्रभाव में आ गई है जैसे उसके पति आए थे। उसने अपने पति को खुद मार दिया था, लेकिन रिया को लग रहा था कि क्लार्क ने ही बाकी सभी क्रू मेंबर्स को मारा होगा। जब वह यह सब ब्रायन को बताने बाहर जाती है, तभी उसका सामना क्लार्क से होता है, जो अब स्टेशन लौट आई थी। उससे बचते हुए वह पूरे स्टेशन में ब्रायन को ढूंढती है, लेकिन अब उसे ब्रायन कहीं नहीं मिलता। वह जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनती है और उसे खोजने बाहर जाती है। वहां उसे ब्रायन की लाश मिलती है। जिस हालत में लाश थी, रिया को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसकी मौत को काफी समय हो गया है। तो फिर वह ब्रायन कौन था जिसे वह इतने समय से देख रही थी? रिया अभी यह सोच ही रही होती है कि पीछे से क्लार्क उसे मारने आती है और उससे बचने के लिए वह उससे लड़ने लगती है। रिया वापस स्टेशन में आ जाती है और क्लार्क अब भी उसके पीछे होती है। इसके पहले कि वह रिया को बुरी तरह मार डाले, रिया क्लार्क के हेलमेट में पानी भर देती है, जिससे वह घुटन से मर जाती है। जब रिया क्लार्क को रोबोटिक मेडिकल डिवाइस से चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं था। तो फिर वह सबको क्यों मार रही थी? क्लार्क की लाश बाहर छोड़ने के बाद रिया की हालत भी बिगड़ने लगती है। वह वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अब उसका स्पेस स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए वह अपनी गर्दन पर 2 चिप्स लगाती है और तय करती है कि अब वह ब्रायन की लाश की जांच करेगी और देखेगी कि उसे मरे कितना समय हो गया है। रोबोटिक मेडिकल डिवाइस के जरिए उसे पता चलता है कि ब्रायन की मौत भी 51 घंटे पहले, यानी करीब 2 दिन पहले हुई थी, और उसकी मौत उसके सिर पर जोरदार वार से हुई थी। यह बात रिया को और भी परेशान कर देती है कि वह कौन था जिसके साथ वह 2 दिन से थी। स्पेसशिप में फिर से अलार्म बजने लगते हैं और रिया को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। यह कोई एलियन भी हो सकता है। रिया सावधानी से जांच करने जाती है और वह देखती है कि ब्रायन फिर से जिंदा है। वह अभी ब्रायन की लाश देख चुकी थी, तो फिर उसके सामने कौन था? वह बहुत डर जाती है। तभी ब्रायन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग का हिस्सा हूँ। इसके पहले कि रिया उसकी बात समझ पाती, वह अपनी दोनों उंगलियां रिया के सिर के घाव में डाल देता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें वह दिन दिखाया जाता है जब उनका स्पेसशिप इस ग्रह पर उतरा था। जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने एक गड्ढा देखा जिसे उनके स्पेस स्टेशन ने पहले ही किसी एनर्जी के रूप में महसूस किया था। जैसे ही उनके एक क्रू मेंबर ने उस गड्ढे के अंदर झांका, एक एनर्जी की दौड़ उस पर मेट्रॉइड की तरह हमला करती है और वह वहीं मारा जाता है। यह सब देखकर वे सब चौंक जाते हैं। वे तुरंत अपने स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। वैसे भी उन्हें अपना मिशन नहीं भूलना था। उन्हें इस ग्रह की जांच करनी थी और उसे इंसानों के रहने लायक बनाना था। साइंटिस्ट यहाँ हर दिन रिसर्च में लग जाते हैं और यहाँ उन्हें एक छोटा पैरासाइट मिलता है। एक अजीब और सबसे अलग बात यह थी कि यह एक जीवित जानवर था, एक जिंदा पैरासाइट, लेकिन उसमें मेटल जैसी विशेषताएं भी थीं। साधारण शब्दों में यह एक साथ जानवर और रोबोट
दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा था। ये मशीन की तरह भी बर्ताव कर रहा था। ये लोग इस पैरासाइट के जरिए ये पता लगाने वाले थे कि क्या इंसान यहाँ जीवित रह सकते हैं या नहीं। रिया, जो एक साइंटिस्ट थी, इस पैरासाइट पर रिसर्च करना शुरू करती है। वह इस पैरासाइट का एक छोटा टुकड़ा काटकर ट्रे में रखती है। यह देखना चाहती थी कि क्या यह अपने आप बढ़ेगा या नहीं, लेकिन यह पैरासाइट उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। रिया का पति पीछे से यह देखता है और तभी वह पैरासाइट बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी नाक के अंदर चला जाता है और उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। इसी वजह से वह तुरंत रिया पर हमला कर देता है और रिया खुद को बचाने के लिए कैंची से अपने पति को मार देती है। अब यह पैरासाइट जो उसके पति के अंदर था तेजी से बाहर आता है और वहां खड़े एक अन्य क्रू मेंबर के अंदर चला जाता है और अब उसने भी उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया होता है। अब यह आदमी रिया पर हमला करने ही वाला होता है। तभी क्लार्क यहाँ रिया को बचाने आती है। वह तुरंत क्लार्क की मदद करने ब्रायन को बुलाती है। जैसे ही ब्रायन यहाँ आता है, वह आदमी जो मॉन्स्टर बन गया था ब्रायन पर हमला करता है और पीछे से डंडे से सिर पर मारकर उसे मार डालता है। इसके पहले कि वही मॉन्स्टर बना आदमी क्लार्क पर हमला करे, रिया क्लार्क को यहाँ से बाहर भेज देती है। इधर मॉन्स्टर अब माइंड कंट्रोल करने की पावर से रिया को अपने पास बुलाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी रिया को होश आ जाता है और वह उसे मार डालती है, लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर नहीं मरता और वह उस आदमी के शरीर से निकलकर रिया के सिर के घाव में चला जाता है और रिया के पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। यानी असली ट्विस्ट यह था कि इन्फेक्टेड क्लार्क नहीं बल्कि रिया थी और इसी पैरासाइट के कंट्रोल की वजह से रिया अपनी सारी यादें खो बैठी थी। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि पैरासाइट ने रिया के दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और वह रिया से कहता है कि जो ब्रायन वह अपने सामने देख रही थी वह केवल रिया का भ्रम था जो ये पैरासाइट उसे दिखा रहा था। यह पैरासाइट उसे बताता है कि इंसानों ने पहले धरती को बर्बाद किया और अब इस ग्रह को भी बर्बाद करने आना चाहते हैं, जबकि इंसान गलत हैं और इंसानों का अंत हो जाना चाहिए। यह पैरासाइट रिया को कंट्रोल करते हुए क्लार्क की भी हत्या करवा चुका था, क्योंकि ये परजीवी एलियंस भी एक मिशन पर थे। वे रिया के साथ धरती पर जाने की प्लान बना रहे थे और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की भी साजिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि सभी इंसानों को मार दिया जाए ताकि इंसान उनके ग्रह पर न आए और उसे बर्बाद न करें। एक दिलचस्प बात इन एलियंस के बारे में पता चलती है कि यह किसी भी जीवित चीज से और मशीनों से भी कनेक्शन बना सकता है। इसी तरह इसने स्पेस स्टेशन और रिया से लिंक बना लिया था। मूवी की शुरुआत में जो चेतावनी के अलार्म बज रहे थे वे गलत नहीं थे। वास्तव में स्पेस स्टेशन में ये एलियंस मौजूद थे, लेकिन रिया को दिखाई नहीं दिए क्योंकि वे रिया के ही शरीर के अंदर थे। जैसे ही रिया को सारी बातें याद आती हैं, वह समझ जाती है कि यह पैरासाइट उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वह तुरंत अपने रोबोटिक मेडिकल डिवाइस की मदद से अपनी सर्जरी कर लेती है और पैरासाइट अपने सिर से बाहर निकाल देती है। रिया के शरीर से बाहर आने के बाद भी पैरासाइट चुप नहीं बैठता, बल्कि वह जाकर ब्रायन की लाश पर हमला कर देता है। उसके लाश में घुसकर उसे कंट्रोल करके तेजी से एक मॉन्स्टर में बदल देता है और रिया पर हमला कर देता है। रिया उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन वह मॉन्स्टर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब रिया अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और एक फ्लेम गन लेकर उस मॉन्स्टर को जला के मार देती है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। मिशन असफल हो चुका था, लेकिन अब उसके लिए यह जरूरी था कि वह धरती पर जाकर यह सारी जानकारी दे। वह तुरंत अपना स्पेस स्टेशन धरती की ओर मोड़ देती है और जाते जाते अपने सभी क्रू मेंबर्स को याद करती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिया अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने स्पेस स्टेशन को एलियंस से बचा लिया है और वह धरती लौट जाएगी, लेकिन जब स्पेस स्टेशन को बाहर से दिखाया जाता है तब यह पता चलता है कि एलियंस ने पूरे स्पेस स्टेशन को अपने अंदर पूरी तरह लपेट लिया था और वे भी रिया के साथ धरती की ओर बढ़ रहे थे और धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।